पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना के पास युद्ध का अनुभव काफी था, क्योंकि उसने 2 दशकों तक चले लंबे गृह युद्ध में जीत दर्ज की थी। वह 1937 से 1945 तक चीन की मुख्य भूमि और तत्कालीन बर्मा में भी जापानियों से लोहा ले चुकी थी। कोरिया में 1950 से 1953 तक उसने 38वें पैरेलल के साथ टकराव में उत्तर कोरिया से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सेना को खदेड़ दिया था। वो युद्ध कला में निपुण थी। दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए घुसपैठ, आउटफ्लैंकिंग और अलग थलग करने की रणनीति उसकी खासियत थी। सेला दायरा पहाड़ी स्थान पर चीनी सेना के एक डिवीजन ने चारों ओर से हमला बोल दिया। साथ ही साथ पूरब से एक डिवीजन ने 161 किमी लंबी बेली ट्रेल के जरिए दुर्गम इलाके में दिरांग और बोमडिला पर हमला करके उसके सड़क मार्ग को काट दिया और उसे अलग थलग कर दिया। एक अन्य डिवीजन पश्चिम के छोटे रास्ते से घुसी। उसी तरह पूरब से एक बैटालियन ने सेला दर्रा पहाड़ी इलाका को अलग थलग कर दिया और दिरांग वो बोमडिला पर हमले और कब्जे में मदद की। इस प्रकार डिवीजन रक्षित क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया और पीछे हटने के सभी रास्ते कट गए। बालोंग में चीन आर्मी रक्षा पंक्ति तोड़कर पश्चिम की चोटियों पर काबिज हो गई ताकि हमले में बढ़त हासिल हो सके। फिर ब्रिगेड के पिछले हिस्से को डराया, जिससे भारत की रक्षा पंक्ति की रणनीति बेमानी हो गई और पीछे हटने को मजबूर हो गई। चुशुल में कैलाश रेंज के 2 प्लैंक कंपनियों पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे कैलाश पर्वत श्रृंखला के बाकी हिस्सों में पहुंचना मुश्किल हो गया और रेचिन लो से एकमात्र सड़क मार्ग को भी काट दिया गया। भारतीय सेना की रणनीति। सेना ने कोरियाई युद्ध में चीन आर्मी की रणनीति का विस्तार से अध्ययन किया था और जानती थी कि घुसपैठ, घेराव और अलग थलग करने की रणनीति की काट कैसे की जाए। दुश्मन के आगे बढ़ने से रोकने या उसमें देरी करने के लिए प्लेक्स और घुसपैठ मार्गों को निगरानी में रखना था और पलटवार के लिए पर्याप्त रिजर्व बल तैयार रखना था। लेकिन मोर्चे पर इन बुनियादी रणनीतियों पर अमल नहीं किया गया। मोर्चे पर 4 इन्फेंट्री डिवीजन की तैनाती में बुनियादी खामी थी। वर्षों की समीक्षा के मुताबिक बमडुला मंडला क्षेत्र को रक्षा का उम्दा ठिकाना माना गया था, क्योंकि वहां से दुश्मन की संचार व्यवस्था मुश्किल हो जाती थी और हमारे संचार साधन आसान हो जाते थे। फिर उसे भेदना भी आसान नहीं था। ऊंचाई 9000 से 10,000 फीट थी। एकदम ठोस डिवीजन रक्षित सेक्टर में चीन आर्मी को नीचे से ऊपर की ओर हमला करने पर मजबूर कर देना। सेला क्षेत्र की रक्षा के लिए आवाजाही के रास्ते बंद करने के लिए एक अतिरिक्त ब्रिगेड की जरूरत थी। पोसिंग लो से दिरांग और बोमडिला या सेला दायरा क्षेत्र की रक्षा पंक्ति के आसपास चीन आर्मी की आउटफ्लैंकिंग या घुसपैठ को रोकने या बचाव के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए। अंतिम चरण में फायर ब्रिगेड की कार्रवाइयों से दिरांग और बोमडिला की रक्षा पंक्ति को तोड़ने में ही मदद की। लिहाजा चीन आर्मी महज डिवीजन आकार के बल से सभी ब्रिगेड रक्षित क्षेत्रों पर हमला करने और खाली कराने में कामयाब हो गई। सभी रक्षित क्षेत्रों में 7 से 10 दिनों के लिए रसद थी, सो डट कर लोहा लेने से चीन आर्मी को पस्त किया जा सकता था, क्योंकि उसके सेना का बड़ा हिस्सा मैनपैक जवान के पीठ पर लादे संचार साधन के आधार पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन डट कर मुकाबले के बजाय डिविजनल कमांडर घबरा गया और कर्प्स कमांडर भी हिम्मत हार कर पीछे हटने का आदेश दे बैठा और यहाँ भगदड़ मच गई। जब यह घातक निर्णय लिया गया तब थल सेनाध्यक्ष, पूर्वी सेना कमांडर और सैन्य अभियान महानिर्देशक कर्प्स मुख्यालय में मौजूद थे और मुख्य दर्शक बने हुए थे। 17 नवंबर 1962 भारतीय सेना के लिए एक शर्मनाक दिन था। 1962 के चीनी हमले में चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से न सिर्फ दुगनी थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास रसद की भी कोई कमी नहीं थी। सबसे बढ़कर उनका नेतृत्व अनुभवी था और उनके 10 साल पहले कोरिया में लड़ने का अच्छा अनुभव मिल चुका था। भारत को पहला झटका बालोंग में लगा। इसके बाद सेला क्षेत्र भी भारत के हाथ से जाता रहा। इस पूरे इलाके में भारत के 10 से 12 हजार सैनिक चीन के 18 से 20 हजार सैनिकों का सामना कर रहे थे। उनके पास प्रथम विश्व युद्ध के जमाने की ली इनफील्ड राइफल थी। अमेरिकी से भेजी गई ऑटोमेटिक राइफल उनके पास पहुंच तो गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें पैकिंग क्रेट से भी नहीं निकाला गया था। दूसरी बात, सैनिकों को अभी उन्हें चलाने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। सेला के बाद चीनी बमडिला शहर की तरफ बढ़ आए थे। कुल मिलाकर भारत का 32,000 वर्ग मील इलाका चीन के नियंत्रण में आ गया था। नेविल मैक्सवेल अपनी किताब इंडियाज चाइना वॉर में लिखते हैं, हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय कमांडर बीजी कोल ने नेहरू से कहा कि कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि चीन पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत J.K. गलव्रेथ ने अपनी आत्मकथा ए लाइफ इन आवर टाइम्स में लिखा है, हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालत में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और यहाँ तक कि कलकत्ता पर खतरे का बादल मंडरा रहे थे। इस खतरे के बीच 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 पत्र लिखे।
इन पत्रों को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास से व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया। इन पत्रों को, खासकर दूसरे पत्रों को, उस समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। बाद में गलब्रेथ ने अपनी डायरी में लिखा, एक नहीं, हमारे पास मदद के 2 अनुरोध आए थे। दूसरे अनुरोध को बहुत गुप्त रखा गया था। यह पत्र सिर्फ राष्ट्रपति के पढ़ने के लिए था, फॉर हिज आइज ओनली। इसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाना था। इसके बाद कोई भारतीय सरकारों ने इस तरह की किसी भी पत्र के अस्तित्व से इनकार किया। लेकिन मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस की 15 नवंबर 2010 में लिखे अपने लेख JN2JFK आइज ओनली में लिखा, नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय और विदेश मंत्रालय में मौजूद सारी रिकॉर्ड की जांच करवाई है, लेकिन उन्हें इन पत्रों के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अभिलेखागार ने इन पत्रों के अस्तित्व को तो स्वीकार किया, लेकिन इनमें लिखा क्या था इसको गुप्त रखा। लेकिन वर्ष 2010 में जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम ने इन पत्रों को सार्वजनिक कर दिया। इस पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में लद्दाख के चुसाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। इसके बाद नेहरू ने लिखा, भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्धक विमानों की जरूरत है। नेहरू ने इस पत्र का अंत यह कहते हुए किया कि वो इसी तरह का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस को यह पत्र मिला ही था कि गलब्रेथ ने एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा। इसमें लिखा था, मुझे गुप्त रूप से पता चला है कि नेहरू आपको एक और पत्र भेजने वाले हैं। इसके बारे में उनके मंत्रियों तक को नहीं बताया गया है। अमेरिकी में भारत के राजदूत BK नेहरू ने 19 नवंबर को खुद अपने हाथों से वो पत्र राष्ट्रपति कैनेडी तक पहुंचाया। इस पत्र में नेहरू ने लिखा, आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटों के अंदर नेफा में हालात और बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ पड़ जाएगा। इसके बाद नेहरू ने स्पष्ट मांग करते हुए लिखा, हमें कम से कम युद्धक विमानों के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। शुरू में जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले लेते, अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना अकेले करेगी। इसके लिए हमें B-47 बम वर्षकों की 2 स्क्वाड्रन्स की भी जरूरत होगी। नेहरू ने कैनेडी को आश्वस्त किया कि इन हथियारों को इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरे पत्र में नेहरू ने कैनेडी से वास्तव में 350 युद्धक विमानों की मांग की थी। इनको चलाने के लिए कम से कम 10,000 सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी। डेनिस बुक अपनी किताब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेंज डेमोक्रेटीज में लिखते हैं, अमेरिका में भारतीय राजदूत BK नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू के इस पत्र से इतने स्तब्ध रह गए कि उन्होंने इसे अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नहीं दिखाया और इसे अपने मेज की ड्रॉयर में रखा। बाद में उन्होंने एक इतिहासकार को बताया कि नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दबाव में आने के बाद ही ये 2 पत्र लिखे होंगे। बाद में BK नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा, पहला पत्र ही हमारी गुटनिरपेक्ष की नीति के खिलाफ था। दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था कि इसे पढ़कर बहुत मुश्किल से मैं अपनी शर्म और दुख पर नियंत्रण कर पाया। उधर दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस में राजदूत गलब्रेथ ने अपनी डायरी के 20 नवंबर 1962 के पन्ने पर लिखा, आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन था। पहली बार मैंने लोगों का हौसला टूटते हुए देखा। मैंने व्हाइट हाउस को लिखा, तुरंत हथियारों की खेप और 12 C-130 विमान भेजिए। साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करिए। भारतीयों ने अमेरिकी नौसेना की किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन गलब्रेथ ने सोचा कि बंगाल के खाड़ी में 7वें बेड़े की उपस्थिति से चीन को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका भारत के साथ इन संकट में खड़ा हुआ है। कैनेडी ने गलब्रेथ की ये सलाह तुरंत मान ली और पैसिफिक फ्लीट की होनोलुलु स्थित मुख्यालय से कहा गया कि 7वें बेड़े को तुरंत भेजा जाए। आदेश मिलते ही USS किटी हॉक को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया गया। कैनेडी का दूत दिल्ली पहुंचा। नेहरू के दोनों पत्रों का जवाब देते हुए कैनेडी ने भारत की जरूरतों का जायजा लेने के लिए तुरंत हैरीमैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल दिल्ली भेजा। आनन फानन में अमेरिकी वायुसेना के KC-135 विमान को एंड्रयूज हवाई ठिकाने से रवाना किया गया। तुर्की में कुछ देर ईंधन के लिए रुकने के बाद हैरीमैन और उनके साथ कैनेडी प्रशासन के 2 दर्जन अधिकारी 18 घंटे की उड़ान के बाद 22 नवंबर की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे। गलब्रेथ उन सबको सीधे हवाई अड्डे से नेहरू के निवास स्थान ले गए, लेकिन इससे पहले ही 21 नवंबर की सुबह शांति चोरी छुपे से आई, क्योंकि 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यही नहीं, चीन ने यह भी ऐलान किया कि उसकी सेनाएं 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। सवाल उठता है कि माओ ने युद्ध विराम करने नेफा से पीछे हटने का फैसला क्यों किया।
ब्रूस राइडल अपनी किताब J.F. केन्ज फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत द CIA एंड द साइनो इंडियन वॉर में लिखते हैं, माओ के इस फैसले के पीछे कई लॉजिस्टिकल कारण थे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था। तिब्बत और हिमालय में चीन की सेना को अपनी रसद भेजना बरकरार रखने में मुश्किल आने वाली थी। चीन के सामने सिलीगुड़ी नेक को तोड़कर असम में घुसने का लुभावना विकल्प था। ऐसा करके वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में पहुंच सकते थे। लेकिन माओ ने सोचा होगा कि ऐसा कर वो केनेडी को भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस तरह से अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता सामग्री पहुंचा रहे थे, इससे यह साफ हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं, सैनिक सहायता भी दे रहे थे। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी थी। नवंबर खत्म होते होते माओ को अंदाजा हो गया था कि भारत इस लड़ाई में अकेले नहीं है और जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतनी ही मात्रा में अमेरिकी और ब्रिटिश हथियार भी भारत पहुंचेंगे। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत ने कई महत्वपूर्ण चीजें खो दी। युद्ध में भारत के लगभग 800 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा को पार किया और कुछ भारतीय नियंत्रित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के हार ने भारत को एक बड़ी शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा और इसने भारत के राष्ट्रीय मनोबल को भी कमजोर कर दिया। युद्ध के दौरान चीन ने लगभग 3942 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। युद्ध के बाद भारत को चीन के साथ सीमा पर अपनी सुरक्षा स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक बड़ी हार थी और इसने देश के लिए कई नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए।